Good morning, all. Honours Academy. In yesterday's class, we started exercise number 1.2. Completed only 2 questions, but those 2 questions were very, very important for the total exercise. Means these 2 questions have been done. That means the whole exercise has been done. Because the next few questions in the exercise are only based on what we did yesterday. Question number 3, 4, 5. 3, 4, 5. ये 3 क्वेश्चंस में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस का मेंशन हो रहा है. तीनों में नाम बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, एक काम करो, ये वाला फैन ऑफ करके आओ बाहर से, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है. सारे स्विचेस ऑफ कर दो. इधर 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 आ, सामने सारे स्विचेस ऑफ करो. ठीक है, आ जाए. क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिक्र है. क्वेश्चन नंबर 4 में यू कैन सी अ फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन का जिक्र है. क्वेश्चन नंबर 5 में सिग्नम फंक्शन का जिक्र है. ठीक है, इन तीनों फंक्शंस में वही चेक करना है कि 1 है कि मैनी वन है कि ऑन टू है कि इनटू है, जो हमने कल उन 2 क्वेश्चंस में चेक किया. ठीक है, तो ये जो 3 फंक्शंस हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, तो मुझे ये बताओ पहले तो आप इन 3 फंक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं. इनका 1 या ऑन टू चेक करना या मैनी वन 1 या मैनी वन ऑन टू या इन टू चेक करना बहुत सरल काम है, अगर ये पता है ये फंक्शंस कैसे एक्ट करते हैं, इन फंक्शंस में होता यानी फंक्शनिंग, इन फंक्शंस की फंक्शनिंग पता चल जाए. जैसे मैंने कहा f(x = x²), कल जो हमने फंक्शंस लिए, अब इसकी फंक्शनिंग क्या है कि ये नंबर का स्क्वायर कर देता है. इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये नंबर का क्यूब कर देता है. इससे पहले हमने इक्वेशन लिया, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये नंबर का रेसिप्रोकल कर देता है. तो फंक्शनिंग पता है ना हमको, फंक्शनिंग पता है तभी तो हम पता कर पाए उसका कैटेगरी कौन सी है, 1 है कि मैनी वन है कि ऑन टू है कि इनटू है. लेकिन फंक्शनिंग ही नहीं पता होती तो कर पाते क्या, इनपुट आउटपुट कैसे देते, पता कैसे चलता. Similarly, in 3 questions में first of all we need to find what is the functioning of these functions. एक बार फंक्शनिंग पता चल गई, उसके बाद 1 मैनी वन ऑन टू इनटू पता करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत सरल काम. ठीक है, चलो तो बात वापस उसी पे आती है, क्या हमको इनकी फंक्शनिंग पता है. कहने का मतलब है कि क्या हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं. बात करते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की. चलो बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है कि किसी को. एनीवन? वापस वही आएगा, मतलब सेम जो डालेंगे वही आ जाएगा. विधि जो जो हम डालेंगे वही आ जाए, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन. ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन. और वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है, f(x = x). ठीक है, आपने किसी एक फंक्शन का जिक्र किया है, वो भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी सुनो. x डालते हैं x ही मिलता है, 3 डालते हैं 3 मिलता है, 2 डालते हैं 2 मिलता है, 5 डालते हैं 5 मिलता है. इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसी. इसमें 2 डालो 2 मिलेगा, 3 डालो 3 मिलेगा, 7 डालो 7 मिलेगा, -1 डालो -1 मिलेगा. ओके, तो वो जो आप बता रहे हो वो तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है. चलो अब सोचो या रिकॉल करो, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, तो 12th तक आते आते सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 3 फंक्शंस का मीनिंग क्या है. हाँ आप बोलो, कनिष्का, जो कुछ भी पता है. अभी जैसे उनको नहीं पता था लेकिन उनको कुछ और पता था, तो उन्होंने बताया, तो एक चीज और क्लियर हुई ना. जितना बातचीत करेंगे, जितना वार्तालाप करेंगे, उतनी क्लैरिटी बनती चली जाएगी. तो बताओ, कुछ तो सुना होगा कि नाम ही पहली बार सुना है. चलो ये बताओ, सुना है. अच्छा, ग्राफ्स के बारे में आइडिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है. अगर ग्राफ के बारे में आइडिया हो जाए तो भी मीनिंग पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है. अभी आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, तो ग्राफ कितनी जल्दी बन गया. तो सिमिलरली अगर ग्राफ पता हो तो फंक्शन भी जल्दी बन जाएगा. Karan, what has been missed that cannot come back.
यही कमी रही है पिछले 3 सालों में आप में। और अभी बहुत ये मान के चलो क्रूशल वक्त आ चुका है, अगर इस कमी को अभी नहीं पूरा किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, चाहे जो हो जाए क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। आप लोगों से बातचीत करके टाइम सेट किया जाता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप पर छोड़ देते हैं। कल 7 की जगह मैंने 9 का भी ऑप्शन दिया, मैंने कहा जब तुम चाहो तब आ जाओ। आप ही ने बोला। फिर परसों कल की टाइम में भी 9 बजे का आपने बोला। ठीक है, अगर पढ़ना है तो फिर ढंग से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नो प्रॉब्लम है। मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं। ठीक है, जो 10th में चला था कि कभी आ गए कभी नहीं आए, 2 दिन आ गए 4 दिन नहीं आए, वो उस अप्रोच से चलोगे तो मेरी तरफ से तो भले चलो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो वैसे भी फुल फीस लूंगा, वैसे भी फुल फीस लूंगा। ऐसे तो ना 4 दिन नहीं आए तो 4 दिन के काट के लूंगा। लेकिन नुकसान अल्टीमेटली आपका 10th में कवर हो गया, यहाँ नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ एक दिन में ही आप 1 साल पीछे फील करोगे अपने आप को, एक भी क्लास में से तो। मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ढंग से आप एब्सेंट मत हो क्लास से, मेरा सजेशन यही है ना। आप बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो? आप बताओ विधि, कुछ जानते हो? ग्राफ याद आ रहा है? बताओ कैसा ग्राफ था? चाबी वाला ग्राफ था। याद आ रहा है किसी को? इस तरीके का चाबी वाला ग्राफ सीखा था हमने लास्ट ईयर। ऐसे ऐसे कुछ याद आया? नहीं आया? आया? एक एक इंटीजर पे ये टूट जाता है, हर एक इंटीजर पे ये टूट जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 -1। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे। और जैसा कि मैंने कहा, इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो इसकी कैटेगरी क्या बताओगे कि वन बने कि मैं नहीं बने। और ऐसा नहीं है कि फंक्शन चैप्टर पर ही ये डिपेंड कर रहा है। फंक्शंस का जो भी पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी पढ़ रहे हो, सब आगे कैलकुलस में आने वाला है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आगे कैलकुलस में आने वाला है, मॉडुलस में आने वाला है। तो इस फंक्शंस को इधर ही बहुत क्लियर कर लो ताकि कैलकुलस में आगे दिक्कत ना आए। कैलकुलस में आने के बाद नहीं बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, वहां तो फ्लो में चलता जाएगा फिर। ठीक है ना, वो जोन ही एक डिफरेंट होगा, वहां पे ये बातचीत करने का टाइम ही नहीं होगा, और बातचीत करेंगे तो बेवकूफ माने जाएंगे। इसलिए अभी क्लियर कर लो, है ना। अब सुनना ध्यान से, पहले इजी लैंग्वेज में सुनो, और फिर जो इसने लिखा है ना यहाँ पे, इसने तो कुछ नहीं लिखा, फिर हाँ ये रहा, इसने भी देखो डेफिनेशन लिखी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इसने भी डेफिनेशन लिखी है। पहले इसकी डेफिनेशन को छोड़ो, पहले अपन इजी लैंग्वेज में समझते। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन कुछ ऐसा होता है, नोटेशन। इसके अंदर कोई भी नंबर डालते हैं ना, तो आंसर में इंटीजर आता है। क्या कहा है मैंने? क्योंकि नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आंसर में क्या आता है? एक इंटीजर आता है। चाहे से आप इंटीजर डालोगे तो भी इंटीजर आएगा, और नॉन इंटीजर यानी डेसिमल डालोगे तो भी इंटीजर आएगा। पहली चीज तो ये। अब इंटीजर कौन सा आएगा, सवाल यह है कि इंटीजर कौन सा आएगा। ऑब्वियस बात है, अगर मैंने 7 डाला तो 7 ही आएगा। यानी जो इंटीजर डाल रहे हैं वो तो सेम टू सेम वही इंटीजर देगा। मान लो मैं 11 डाल रहा हूं तो 11 ही देगा। बट सर अगर नॉन इंटीजर डाले तो, सपोज करो मैं 11.1 डालता हूं। जब 11 डाल रहा था तब तो 11 ही आ रहा था, लेकिन जब मैं 11.1 डाल रहा हूँ इनपुट में, तो अब दो इंटीजर्स हैं जो इस नंबर से कनेक्टेड हैं। इससे छोटा इंटीजर है 11, इससे बड़ा इंटीजर है 12। तो 11 आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा, वो डाउट है ना। 11.1 कौन कौन से इंटीजर के बीच में आता है? 11 और 12 के बीच में आता है। आंसर तो इन दोनों में से ही आना है। तो अब 11 आना है या 12, यही डाउट है ना। तो इसका आंसर आएगा 11। अगर 2 डाल दूं तो भी आएगा, अगर 3 डाल दूं तो भी आएगा, 4 डाल दूं तो भी, 5 डाल दूं तो भी, 6, 7, 8, 9, इवन 11.99 भी डाल दूं, या 999 बहुत सारे बार इनफाइनाइट टाइम्स भी डाल दूं ना, तो भी आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। जब 12 डालूंगा तब 12 आएगा। यानी कि उससे छोटा जो नंबर मैंने डाला है, उससे छोटे जितने भी दुनिया में इंटीजर्स होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे कि मैंने डाला, सपोज करो, एक बार फिर से देखो, मैंने डाला 7.6। अब 7.6 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, बताओ मुझे, एक बार लिस्ट कराओ। 7.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, चलते जाओ। अब इन सब में से सबसे बड़ा, आंसर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर।
ग्रेटेस्ट मतलब उससे छोटों में से सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्या अगर हमने कोई नंबर रूट में ले लिया तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने √2 ले लिया तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। उससे छोटा इंटीजर 1। अपने को तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, बात खत्म। √3 डाला 1.7, √5 डाला 2.25, तो उससे छोटा 2 आ जाएगा। डन, वेरी इजी, समझ आया अच्छे से। तभी इसका ग्राफ कैसा बनता है? तभी तो इसका ग्राफ चाबी वाला बनता है। चाबी वाला कैसे बनता है, क्यों बनता है, सुनो। जैसे कि 0 से लेकर और 1 तक के बीच का जितना भी नंबर है उसमें आंसर क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। बट एग्जैक्टली 1 पे आंसर 0 नहीं आ रहा। 1 पे आंसर क्या आ रहा है? 1। और फिर 1 से लेके चले जाओ 2 तक, जितने भी नंबर है सब में आंसर 1 ही आ रहा है। ठीक है, सब में आंसर 1 ही आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे ये 2 है। एग्जैक्टली 2 पे ये, जब अपन एक होलो सर्कल बनाते हैं दैट मींस वो पॉइंट काउंटेड नहीं है। तो 2 पे ये 1 काउंटेड नहीं है, 2 पे आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, 2 पे आंसर क्या आएगा? 2। फिर 2.1 पे भी 2, 2.2 पे भी 2, 2 पॉइंट ऐसे करते 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 3 से जस्ट छोटे नंबर तक भी 2 ही आएगा। लेकिन एग्जैक्टली 3 पे आंसर 2 नहीं आएगा, फिर एग्जैक्टली आंसर 3 पे क्या आ जाएगा? 3। तो इस तरीके से इसको सिड्डी ग्राफ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको चाबी ग्राफ भी बोलते हैं, जैसे भी याद रहे। आंसर ये ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डन। अब आप फंक्शनिंग समझ गए ना, आप यूं पता लगा लोगे कि ये 1 1 है कि क्या। सवाल क्या है? नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको साबित करना है कि 1 1 भी नहीं है, इंजेक्टिविटी भी फेल होगी, ऑन टू भी नहीं है, सर्जेक्टिविटी भी फेल होगी। ये आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो फटाफट से क्रॉस एग्जाम्पल लो। यहाँ पे भी रियल और यहाँ पे भी रियल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाना है आपको। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो नोटेशन होता है वैसा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रियल नंबर डाला मैंने 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? 1। अगर मैंने डाला 1.5 तो उसका भी क्या बनेगा? 1 से लेके अब 2 से जितने भी छोटे नंबर है सबका आंसर 1 ही आएगा। तो बहुत सारे नंबर से जिसकी इमेज 1 बन रही है, तो ऑब्वियसली ये 1 1 नहीं है। दूसरी चीज, आंसर में इधर कोई भी नंबर हो, आंसर में तो इंटीजर ही आ रहा है, तो नॉन इंटीजर सारे छूट गए। फॉर एग्जाम्पल 1.7 तो किसी की इमेज नहीं बन सकती, या तो 1 बन सकती है, या 2 बन सकती है, या 3 बन सकती है। तो ऑब्वियस ये ऑन टू भी नहीं है, रेंजेस में कम आ रही। वेरी इजी। तो फंक्शनिंग पता चली, तो उसकी कैटेगरी पता करना इज वेरी इजी। फंक्शनिंग पता नहीं है तो कुछ पता नहीं है। अब जो उसने डेफिनेशन दी है वो सुन लो। कई बार क्या होता है, बच्चा अपनी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो तो समझ के जाता है, जैसे मैंने अभी समझा दिया आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, पिक्चर माइंड में है ना। लेकिन जब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो वापस कंफ्यूजन आ जाता है। फिर कंफ्यूजन कैसा आता है कि सर ने जो बताया था वो सही है कि ये सही है? दोनों सही है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। अब उसकी लैंग्वेज में समझ लो ताकि ये कंफ्यूजन आपको ना हो। ये क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जो x आपने अंदर डाला है उसके बराबर या उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर। उसके बराबर इसलिए वर्ड उसने यूज किया है क्योंकि अगर कहीं आपने इंटीजर ही डाल दिया तो, जैसे सपोज करो मैंने 7.1 डाला, तो लेस देन वाला इसमें रूल लगेगा। 7.1 से छोटे इंटीजर्स हैं 7, 6, 5, 4, उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? 7। लेकिन सपोज करो मैंने 7 ही डाला होता, तो फिर कहीं आप ऐसे ना करो कि सर ने कहा था कि छोटा इंटीजर लेना है, 7 से छोटा इंटीजर 6 ले लो, 7 को लो ही मत, तो उसने इक्वल टू भी कहा है। अगर आप इंटीजर डाल रहे हो तो फिर जो इंटीजर डाल रहे हो वो भी काउंट करो, फिर उनमें सबसे बड़ा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से भी समझ में आ गया, और इजी लैंग्वेज में भी समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया, कैटेगरी भी समझ में आ गया। अब केवल प्रेजेंटेशन करना है। दोनों फेल हो रहे हैं, लगाओ क्रॉस एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन के लिए और अगले 2 क्वेश्चन के लिए मैं वो स्टेप्स जो है आप पर छोड़ रहा हूँ, वो पूरे के पूरे स्टेप्स आपको कॉपी पेस्ट करने। कल जो हमने सवाल किया x² x³ में, अभी मैं रफली इसको बता देता हूँ। देखो जब अपन इसकी इंजेक्टिविटी देखेंगे, पहले तो आप फंक्शन को डिफाइन कर देना। हेयर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f मैप फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू x, और फिर इसकी डेफिनेशन दे देना यहाँ पे, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन भी दे देना कि इनकेस कोई नहीं जानता है तो, क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं आता।
ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब है स्क्वायर करना, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर करना, लेकिन ये इतना ज्यादा काम नहीं आता तो ये बता दिया तो ठीक है, उसने भी तो बताया तो आप भी कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, अब जब आप इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तो क्रॉस एग्जाम्पल लेना है। अभी अपन ने बहुत सारे क्रॉस एग्जाम्पल लिए, बोलो कौन से ऐसे दो नंबर्स दिख रहे हैं जिसकी सेम इमेज है, जल्दी बोलो। 1.5 और 1 दोनों ले लो, तो इधर क्या लिखूंगा, हेयर 1, 1.5 बोथ बिलोंग्स टू डोमेन आर, कल किया था ना हमने। एंड फिर जब अपन इस पे और इस पे दोनों पे फंक्शन लगाते हैं तो 1 पे फंक्शन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं 1.5 पे भी फंक्शन लगाते हैं। 1 पे फंक्शन लगाने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, और 1.5 पे फंक्शन लगाने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5। इसका आंसर भी 1 और इसका आंसर भी 1। फिर क्या लिखेंगे, हेयर f of 1 equal to f of 1.5, सॉरी f of 1 equal to f of 1.5, बट आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। प्रूव। समझ आया? ये तरीका सीखा था कल हमने क्रॉस एग्जाम्पल लेने का। ओके, सब्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, सब्जेक्टिविटी कैसे मतलब फेल करनी है वो भी, तो सब्जेक्टिविटी फेल करने का तो एक ही तरीका होता है क्रॉस एग्जाम्पल, और कोई तरीका होता ही नहीं, तो बहुत आसान तरीका होता है। कोई भी एक नंबर बताओ जो जो किसी की इमेज नहीं बन के आ रहा है, बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं ना वहां पे, कोई भी नंबर बताओ, बोलो 6.2, मैंने कहा 6.2 तो देखो किसी की इमेज नहीं, आपकी मर्जी है जो ले लेना है ना। क्या कहेंगे इसको, कोडोमेन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। हेयर 6.2 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, बट there does not lie, but there does not lie any x belongs to domain R, यही लिखी थी लैंग्वेज कल। ऐसे डोमेन आर में से कोई x मिलेगा ही नहीं, सच दैट उस पर फंक्शन लगाएं, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएं तो हमें 6.2 मिल जाए, यानी कि fx की वैल्यू 6.2 आ ही नहीं सकती, और 6.2 तो कोडोमेन में है, एक भी क्रॉस एग्जाम्पल मिल गया, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव। डन? ओके, बोलो समझ आया? अब अगले फंक्शन में चलें। तीन स्पेशल टाइप के बताए थे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, और तीसरा कौन सा था? सबसे पहले तो तीनों को पहले याद रख लो, तीनों में से कोई भी ना तो 1 1 है और कोई भी ना तो 1 2, जैसे ये ना 1 1 निकला, इंजेक्टिविटी भी फेल हुई ना सब्जेक्टिविटी, दोनों में भी फेल होगी। ठीक है, बस अब अपने को एक बार चेक कर लेना है ना, और आगे के लिए याद रखना है कि तीनों ही फेल करेंगे। ठीक है, चले अब अगला कौन सा है, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस तो शायद जानते होंगे, इसकी फंक्शनिंग तो जानते होंगे सब लोग, वही हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, जिसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। यानी क्या करता है, बोलो ये कनिष्ठा, ये फंक्शन क्या करता है, और पॉजिटिव डालें तो, और जीरो डालें तो जीरो। तो कैसे याद रखेंगे कि पॉजिटिव और जीरो में सेम आंसर देता है, कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव और जीरो में सेम आंसर देता है, नेगेटिव में नेगेटिव करके आंसर देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। समझ आया? तो इसकी अगर आपने याद रखी हो तो लास्ट ईयर को जैसी फंक्शनिंग थी, एफ एक्स इक्वल टू, बोथ इसको नोटेशन तो ऐसे देते हैं बार्स के अंदर, और इसकी इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, देखो एक्स माइनस एक्स, एक्स तो तब होती है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स तब होती है जब एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब कई बच्चे इस फंक्शनिंग को भी समझ नहीं पाते और गलत मानते हैं। गलत पता है क्यों मानते हैं, सर ने तो ये कहा था कि इसका आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, है ना। सर ने क्या कहा था, इसका आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, तो फिर ये नेगेटिव कैसे आ गया, है ना। इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं चलती हैं। अब मुझे बताओ, आपने ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दिया कि माइनस एक्स एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस एक्स एक नेगेटिव वैल्यू है क्या, बताओ, या पॉजिटिव वैल्यू है? एक्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स अगर 2 लूंगा तो -2 नेगेटिव बनेगी, एक्स अगर -2 लूंगा तो पॉजिटिव बनेगी। तो आप उसको ऐसे कैसे देख रहे हो कि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, वो एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए एक्स खुद नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम है तो खुद नेगेटिव है। जैसे एक्स की वैल्यू 0 से कम कोई भी नंबर लो, -7 ले लिया, उस -7 पे माइनस लगेगा तो पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसी मशीन है, इधर देखो,
मॉडुलस फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे एज इट इज बार फेंक देगी, जीरो देंगे एज इट इज बार फेंक देगी, नेगेटिव देंगे तो उसके आगे एक माइनस लगा के फिर बार फेंकेगी। तो नेगेटिव ऑलरेडी था, वो एक माइनस इस मशीन ने लगा दिया, इस फंक्शन ने लगा दिया, वो भी पॉजिटिव बन के बाहर आ गया। ऐसा ही तो वो कह रहा है कि जब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। लेकिन अगर वो x लेस देन जीरो है तो उस x जो भी x था जो लेस देन जीरो था उसके आगे एक नेगेटिव साइन लग के फिर बाहर आएगा, तो फिर वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। वो ऑलरेडी नेगेटिव था, एक साइन लग के बाहर आ गया। तो बताओ समझ में आया? फंक्शनिंग क्लियर है? अब उन्होंने हालांकि इतनी क्लियर नहीं दी, लेकिन जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम ये फंक्शनिंग लिखेंगे। उसने तो सीधे सीधे दे दिया, वैसे दी है देखो यहाँ पे, वेयर एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स ही आंसर आएगा जब एक्स पॉजिटिव या जीरो है ना। ये देखो ये तो हो गई पहली कैटेगरी, जब जब एक्स पॉजिटिव हो और जीरो हो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तब तो एक्स ही आंसर आएगा। और जब जब एक्स नेगेटिव हो तब आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स मतलब एक्स नेगेटिव है उस पर माइनस लग के अगेन पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जो अभी हमने बात लिखी ना ये चीज, वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में ना लिख के हम ऐसे ही लिखते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे हम। हेयर द मॉड्यूलस फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम आर टू आर। ये वैसे तो सारे फंक्शन आर टू आर होते हैं, और कुछ नहीं गिवन हो तो भी आर टू आर माना जाएगा, ये भी याद रखना। अगर आपको डोमेन को डोमेन नहीं गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट यानी कि सारे ही रियल नंबर्स हैं उसमें, है ना। इज गिवन बाय, और फिर ये डेफिनेशन आ जाएगी। अब इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चलाएं फटाफट से। आ जाओ पीछे आ जाओ, पहले इंजेक्टिविटी की बात करते हैं। तो इंजेक्टिविटी फेल है वैसे भी पता है, याद कर लिया आपने। इंजेक्टिविटी फेल का मतलब दो ऐसे नंबर हैं जिसका सेम आंसर है ना यार। टू डालोगे तो भी टू आएगा, माइनस टू डालोगे तो भी टू आएगा। तो हर दो प्री इमेजेस के लिए एक इमेज है कि नहीं है बताओ। जीरो को छोड़ दो, बस जीरो की इमेज जीरो बनेगी। उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं हर दो की एक इमेज है। जैसे डेसिमल भी ले लो, 1.2 डालोगे या फिर -1.2 डालोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा? 1.2 आएगा। तो हर दो के लिए एक इमेज है ना, तो मैनी वन हो गया ना। तो ले लो कोई भी दो एग्जाम्पल, बोलो क्या एग्जाम्पल लेंगे, विधि बताओ क्या। 5.2 और दूसरा -5.2, दोनों रियल हैं। अब 5.2 पे भी लगाओ फंक्शन, और -5.2 पे भी लगाओ एफ ऑफ 5.2, एफ ऑफ -5.2। तो फंक्शन लगाएंगे हम इस पे मॉडुलस, दोनों का आंसर सेम आने वाला। इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट, सॉरी, मॉडुलस 5.2, इसका आंसर हो गया मॉडुलस -5.2, तो उसका आंसर भी 5.2, और इसका आंसर भी 5.2। तो क्या लिखेंगे हम हेयर? एफ ऑफ 5.2 इक्वल टू एफ ऑफ -5.2, एफ ऑफ 5.2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -5.2, बट 5.2 इज नॉट इक्वल टू -5.2, सो नॉट 1 1। जरूरी नहीं आप 5.2 लो, आपको जो नंबर पसंद हो आप वो ले सकते हो, एनी क्रॉस एग्जाम। सब्जेक्टिविटी में बहुत सारे नंबर हैं कि इधर बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? सारे नेगेटिव बचेंगे, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी फेल करने के लिए हम इसी के आगे नेगेटिव लगा दो। -6.2 कोडोमेन आर में है, पर ऐसा कोई एक्स नहीं है हमारे पास कि हम उस एक्स पर मॉडुलस लगा दें और आंसर -6.2 आ जाए। ठीक है, -6.2 कोडोमेन में तो है, बट डोमेन में ऐसा कोई एक्स नहीं है जिस पर मॉडुलस लगा के -6.2 आंसर लाया जा सके, इसलिए नॉट सब्जेक्टिव। डन, दोनों चीज क्लियर हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर और अभी क्या किया हमने? मॉडुलस। अब एक तीसरा और आखिरी फंक्शन और देखो, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बारे में जानते हो क्या? जानते हो?
चलो इसने डेफिनेशन भी दे रखी है, नाम इसका होता है सिग्नम फंक्शन और फंक्शनिंग इसने खुद ने दे रखी है। चलो इसकी फंक्शनिंग को देख के पता लगा लो। चलो ये फंक्शनिंग है, पढ़ो, क्या पता फंक्शनिंग देख के पता चल जाए। वो तो ना तो वन वन है ना वन टू है, तो पहले याद कर लिया हमने। क्या बनेगी वो तीन इमेजेस कौन कौन सी, 1 0 या फिर -1। यानी कि आप कोई भी एक्स, अच्छा कब कब बनेगी होगी देखो, एक तो 0 पे 0 बनेगी, कोई भी पॉजिटिव नंबर दो 0 से बड़ा तो आंसर 1 है, कोई भी नेगेटिव नंबर दो 0 से छोटा तो आंसर -1। तीन ही आंसर आते हैं इसके, और कोई आंसर ही नहीं आता, तो वो बहुत सारे रियल नंबर बच गए तो सब्जेक्टिव, और बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसपे आंसर बना रहा है, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसपे आंसर -1 आ रहा है, तो मैनी वन। ठीक है, एक्स से बड़े सारे नंबरों पे आंसर बना रहा है ना, 2 पे भी आंसर बना रहा है, 3 पे भी आंसर बना रहा है, 7 पे भी आंसर बना रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनता है याद है कुछ, बताओ। 0 पे तो 0 बनता है, 0 पे 0, 0,0 आएगा इसके ग्राफ में। फिर 0 से जैसे ही आप एक्स एक्सिस पे क्रॉस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1। तो 1 मान लो यहाँ है, -1 यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा कॉन्स्टेंटली आंसर 1 ही आएगा, और पीछे में हमेशा कॉन्स्टेंटली आंसर -1 ही आएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, ये वाला पॉइंट इधर चला गया। ये होता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। पॉजिटिव नंबर पे कॉन्स्टेंटली आंसर 1 है, नेगेटिव नंबर पे कॉन्स्टेंटली आंसर -1, और 0 पे 0 है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अच्छा, 1 क्या नंबर है, पॉजिटिव है ना, ये 1 ये रहा ना, तो 1 ही आ रहा है, और -1 पे -1 ही आ रहा है। पॉजिटिव जितने भी नंबर है, 1 भी तो पॉजिटिव नंबर है, सब पे आंसर 1 आ रहा है। 2 पे भी 1 आ रहा है, 3 पे भी 1 आ रहा है, इधर -1 पे भी 1 आ रहा है, -1, -2 पे भी -1, -3 पे भी -। ठीक है, ओके। और इस फंक्शन को ये थोड़ा इलेबोरेटेड तरीके से इसने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, कई बार इस फंक्शन को ऐसे रखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूं देखना, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाय एक्स। अब इसका मीनिंग भी यही है, ध्यान से सोचो तो। देखो, आप क्या करोगे, मॉडुलस फंक्शन को खोलोगे। मॉडुलस फंक्शन दो तरीके से खुलता है, या तो एक्स, या फिर ये कैसे खुलता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसे खुलता है, एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब आप दो तरीके से ना खोल के इसको तीन तरीके से खोलो। चलो फिर से आओ, क्या कहा मैंने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब मॉडुलस एक्स को अगर मैं तीन तरीके से खोलूं तो कैसे खुलेगा, 1 2 3। एक तो खोल लो आप एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक खोल लो आप एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और एक खोल लो आप एक्स लेस देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स का एक्स ही रहता है, और 0 के लिए भी एक्स का एक्स ही रहता है, तो एक तरीके से 0 ही रहता है ना भाई, सेम रहता है, दैट मीन 0 ही रहता है। और लेस देन में वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का नेगेटिव ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये मॉडुलस एक्स की तीन डेफिनेशन तोड़ दी मैंने। अब तीनों डेफिनेशन एक एक करके यहाँ पे लगाओ। तो पहली डेफिनेशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन 0 की, उसमें मॉडुलस एक्स कैसे खुल रहा है, एक्स की तरह ही खुल रहा है, तो एक्स और नीचे जो एक्स है वो तो आएगा ही ना, तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर सेकंड डेफिनेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, उसमें मॉडुलस एक्स कैसे खुल रहा है, 0 की तरह खुल रहा है, और नीचे तो एक्स आएगा ही ना, ये एक्स नीचे वाला तो आएगा ही आएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा, 0। और तीसरे के लिए वो कैसे खुल रहा है, तीसरी डेफिनेशन कब की है, नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए वो कैसे खुल रहा है, -x की तरह, तो ऊपर वाला तो बन जाएगा -x, लेकिन नीचे वाला तो x रहेगा ही ना, तो इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। तो उसने भी तो यही कहा, देखो उसने भी तो यही, ये तीन आंसर दिए हैं, तो उसने डायरेक्टली दे दिए यहां से यहाँ, ये बीच की फंक्शनिंग नहीं बताई। तो कल को सिग्नम फंक्शन ऐसे बन के आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, यही तीन आंसर्स आने वाले हैं। ओके, अच्छा, और तो और ये मॉडुलस ऊपर से हट के नीचे भी लग सकता है, वो भी सेम ही बात है, वो भी सेम ही बात, ये भी सिग्नम फंक्शन ही है। ठीक है क्या, क्लियर। अब वन वन मेनी वन की बात कर लें, बहुत सरल है, वन वन मेनी वन तो अपन ने हाँ, ये जो तीन वैल्यूज आ रही है ना, x0 -x, ये नीचे रखेंगे। देखो, तो अपन, हाँ ठीक है, तो अपन को जब भी नीचे 0 आता है तो अपन उसकी ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे वो इन्फिनिटी नहीं बने, ऐसे ही करते हैं। तो अपन इस मॉडुलस एक्स को दो फंक्शंस में तोड़ देंगे, अपन क्या कहेंगे, अच्छा आप कह रहे हो कि अगर इसको मैं 0 रखूं, देखो एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना एक चीज,
कि समथिंग, अभी आप कैलकुलस में चीज और क्लियर कर लोगे, डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर ऊपर जीरो आ गया, अगर ऊपर जीरो आ गया तो पहली प्रायोरिटी इसका आंसर आप जीरो ही दोगे। अगर आप कैलकुलस में हो तो फिर इसका आंसर आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। कैलकुलस में जाने के बाद इसको हम क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इधर हम क्या देखेंगे? और यार ऊपर जीरो आ गया, ऊपर जीरो आ गया, दैट मीन आंसर जीरो, तो पहली प्रायोरिटी हम जीरो को। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। वैसे ही जो नीचे मॉडुलस के रेयर चांसेस हैं, कई 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 जगह मतलब बहुत कम चांसेस में देखा गया है कि नीचे मॉडुलस एक्स लिखा गया है और वही उसका आंसर भी सिग्नम फंक्शन की तरह रिएक्ट होकर आया है, लेकिन जनरली इसको हम ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? अब वन वन मैनी वन तो बहुत ही आसान है, क्रॉस एग्जांपल्स दे दें तो बताओ। अगर ये वन वन नहीं है तो दो पॉइंट्स बताओ कोडोमेन आर में जो सेम आंसर देते हो, और इसका कोई नोटेशन नहीं है तो इसका आंसर हम सीधे ही देंगे फिर। जैसे उसका नोटेशन था ना बिग ब्रैकेट, उसका नोटेशन था बार, तो इसका कोई नोटेशन नहीं है ना, तो सीधे आंसर। बताओ दो नंबर बताओ जो सेम आंसर देते हो, जल्दी बोलो। क्या? वन टू, वन टू दोनों पॉजिटिव है, तो वन पे लगाओ टू पे लगाओ, दोनों पे क्या आंसर आएगा बताओ? दोनों पे आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स का आंसर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। ओके, डन। फिर हम क्या कहेंगे? एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू दोनों बराबर हैं, पर वन टू के बराबर नहीं है। सो नॉट वन वन। सब्जेक्टिविटी में बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं, बताओ कोई से भी दो, एक नंबर जो किसी की इमेज नहीं बनती है। -7 ले लिया मैंने, -7 किसी की नहीं बनेगी, तो एफ एक्स इक्वल टू -7 लाने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस कवर हो गए। ये तीन क्वेश्चंस की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करना तो मेरे हिसाब से लेस इंपॉर्टेंट काम है, पर इनकी फंक्शनिंग याद रखना मोर इंपॉर्टेंट काम है। तो मैं यूं कहूंगा कि ये तीन क्वेश्चंस पर्पसली यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं ताकि इनका रिवीजन हो जाए आपको। इनकी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए शायद नहीं दिए हैं, क्योंकि इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी सबकी फेल हो रही है, बड़ी आसान तरीके से फेल हो रही है। ये आपके रिवाइज हो जाए पिछले साल से, इसलिए पर्पसली इस एक्सरसाइज में दिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7, एफ इक्वल टू, एफ में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 4 2 5 3 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। इतना सरल। सबकी एक ही इमेज बन रही है क्या? देखो चेक करो। हम्म, देखो चेक करो, सबकी एक इमेज बन रही है क्या? देखो वन के साथ फोर है तो वन फोर को कनेक्ट कर रहा है, टू के साथ फाइव है तो टू फाइव के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद आओ थ्री के साथ सिक्स है तो थ्री सिक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये हर हाल में वन वन होगा क्या? होगा। वैसे तो देखो उसने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर नहीं है, लेकिन सपोज करो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इस सवाल को, है ना। ये ऐसे कहता कि इस फंक्शन में ये तीन ऑर्डर पेयर तो है ही सही, बाकी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पता नहीं है, बाकी ये तीन तो है ही। अब बताओ वन वन होगा क्या? होगा। जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर शामिल कर दो कि नहीं हो? आप कौन सा ऑर्डर पेयर जोड़ के इसको मिनिमम बना सकते हो बताओ? आप ये कहोगे कि चलो तो वन के साथ फोर है, आप दो की एक इमेज बना के ही तो बनाओगे, तो जैसे वन की इमेज भी फोर है और कल को आप टू की इमेज भी फोर बना दो तो वो मिनिमम है, लेकिन टू की इमेज तो ऑलरेडी फाइव बन गई ना, एक की दो इमेज बन सकती है क्या? फंक्शन ही नहीं रहेगा वो तो रिलेशन बन जाएगा। ये फंक्शन है इस ये बात की तो गारंटी है ना। तो फंक्शंस की दुनिया में अगर एक ने एक इमेज बना दी तो वो दूसरी नहीं बना सकता, और वो तीन ऑर्डर पेयर तो 100% है, इसकी गारंटी है। तो आगे अगर कुछ ऑर्डर पेयर्स ऐड करना भी चाहे या पता नहीं हो तो भी ये वन वन है, तो भी ये हर हाल में वन वन फंक्शन। ठीक है, इसको कैसे खत्म करेंगे?
बड़ी सिंपल से स्टेटमेंट से हम खत्म करेंगे। पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, फर्जी क्वेश्चन है वैसे ही है यार। इट इज गिवन दैट, सब कुछ लिख दो क्या क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, एफ इक्वल टू दिस, तीन चीजें लिख दो और तो कुछ गिवन ही नहीं है। अच्छा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनो, बात करते करते ही सॉल्व हो जाएगा वो भी। इसने इमेज बना के खुद ने दे रखी है कि वन डालते हैं जब फंक्शन में तो क्या बनता है 4, टू डालते हैं तो क्या बनता है, और थ्री डालते हैं तो क्या बनता है। पर कैसे बनता है वो नहीं गिवन है। जैसे मैंने स्क्वायर करके बना दिया, क्यूब करके बना दिया, इसने क्या करके बनाया ना, फंक्शनिंग गिवन नहीं, एक्चुअली अंदर प्रोसेस क्या हुआ मशीन के अंदर वो नहीं गिवन है। ठीक है, ये सपोज करो मैंने यहाँ पे बनाना डाला, बनाना शेक निकल गया है, तो मेरे को तो आउटपुट से मतलब है बनाना शेक निकल गया, अंदर क्या हुआ मुझे क्या मतलब। जैसे हर चीज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मशीनें हैं ना, जैसे अभी पंखा चल रहा है, अभी पंखा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, और कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। आप सब पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता ज्यादा, फिजिक्स में के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे, जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपको पता है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वहां पे आ रहा है, लेकिन इसके बीच में अंदर क्या चल रहा होगा पता है क्या अपने को। ये भी तो फंक्शन है, ये इनपुट है वो आउटपुट है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर की फंक्शनिंग भी जाननी पड़ती है। इस साल इतना नहीं होगा, इस साल आया तो आया नहीं आया, लेकिन आगे चल के जो आप कंपटीशन एग्जाम्स और फर्दर स्टडीज करेंगे उसमें ये फंक्शनिंग भी जाननी पड़ती है। आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में एक सब्जेक्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, वो लॉजिकल रीजनिंग में ये सिर्फ पता करनी पड़ती है कि 1 से 4, आपने फेसबुक पे भी एड्स देखे होंगे कि 1 से 4 बना, 2 से 5 बना, 3 से 6 बना, तो बताओ 4 से क्या बना। एक पहेली बन के लिखा रहता है, तो अब वो बताओ कैसे बता पाओगे जब आप उन तीनों को एनालाइज करोगे, यानी उसकी फंक्शनिंग को एनालाइज करो। कर पाएगा कोई एनालाइज, में 3 जुड़ रहा है, तो अगर मैं f(4) पूछूं तो क्या कहोगे, 3 जोड़ दो 7। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है वो फंक्शनिंग जानना, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ऐसा भी कई बार जानना पड़ सकता है। समझ आया। ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन को तो खत्म कर देते हैं, हम वन वन प्रूव करना है। यार ईच एलिमेंट, उसकी जो डेफिनेशन होती है ना वन वन की, जो आप बता रहे थे यूनिक इमेज होनी चाहिए, बस वो लिखो और खत्म करो। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए has a unique image, has a unique image in codomain B. So the given function is one one proved बस। और क्या लिखेंगे इसमें, फंक्शनिंग पता ही नहीं है ना। So the given function f is one one। बताओ कोई डाउट। तो आपने फील किया होगा कल के मुकाबले आज की क्लास काफी सरल लग रही है, क्योंकि कल हम सीख रहे थे, पहली बार कर रहे थे कि वन वन मैनी वन का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और कल के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे देखा जाए तो, स्क्वायर करना, क्यूब करना, सोचना, लेकिन आज बड़े सरल से क्वेश्चन है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है, हालांकि नीचे एक आध क्वेश्चन है अभी अच्छे वाले। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। उस सब में वही बताना है आपको, चैप्टर एक्सरसाइज का थीम ही वही है, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करना। तो वन वन भी बताना है, ऑन टू भी बताना है, बाइजेक्टिव यानी कि दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्टिव। चलो पहला सवाल क्या है, R2R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3 - 4, ये फंक्शनिंग दे दी है आपको, अब आपको सोच के बताना है कि वन वन की क्या है ना। द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन f mapped from R to R is defined by fx इक्वल टू 3 - 4। ये फंक्शनिंग है बेटा, है ना, इस पे ध्यान देना। 3 - 4x, जैसे x की वैल्यू 1 डाल दो तो 3 - 4x में 1 डालो, 3 - 4 -1, तो आंसर -1 आ जाएगा। 2 डालो कुछ आएगा, 0 डाल दो कुछ आएगा। बताओ वन वन है क्या, मैनी वन है, तो दो ऐसे नंबर बताओ जिसकी सेम इमेज आ रही है, क्रॉस एग्जांपल दे दो।
अलग अलग आ रही है ना, सेम कहाँ आ रही है? मैनी वन है तो बेटा दो नंबर्स ऐसे बताओ ना। मैनी वन का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर्स हैं जिसकी सेम इमेज है, तो वो दो नंबर्स कौन से हैं जिसकी सेम इमेज है? तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। आप बोलो करण। वन वन होगा। दीदी। कनिष्का। वन वन या मैनी वन? वन वन। आपको क्यों लग रहा है मैनी वन? हो सकता है आप सही हो। सोचो फिर ऐसे दो नंबर जिसको मैं इस फंक्शन में डालूं और उसका आंसर सेम आ जाए। वन वन ही है। Okay, चलो। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। हाँ, उसकी डोमेन को डोमेन से छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो चेंजेस आ सकते हैं। अभी डोमेन को डोमेन आपने आर टू आर रखा है, सारे रियल नंबर्स लेने हैं इधर भी, तो वो हमेशा वन वन होगा। क्वाड्रेटिक हमेशा में नहीं वन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स का स्क्वायर सेम होता है। क्यूबिक अगेन वन वन होगा, यानी जब जब पावर ऑड लग रही है तब वन वन, जब जब पावर इवन लग रही है तो मैनी वन। समझ आया? जैसे लीनियर में पावर क्या लग रही है? वन। क्वाड्रेटिक में पावर क्या लग रही है? टू। क्यूबिक में पावर क्या लग रही है? थ्री। समझ आया? तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो। पर ये कब? जब डोमेन को डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अगर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, किसी की मर्जी आई कह दी कि यार रियल से केवल इंटीजर्स ही लेने हैं, किसी का नहीं नहीं इंटीजर से केवल नेचुरली लेने, तो अगर इस तरीके से छेड़छाड़ करोगे तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर फंक्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट? तो ये बिल्कुल वन वन फंक्शन है। इसको प्रूव करेंगे अपन जनरल तरीके से। ये तो क्रॉस एग्जाम्पल वाला तरीका तो क्या होता है? फेल करने के लिए होता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे देखो। x1 x2 लेके कल किया था ना। हेयर फॉर एनी x1 x2। अच्छा, जो लीनियर फंक्शन होता है ना बेटा, जैसे ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। और लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक क्यूबिक पावर बढ़ाया जाए तो कर्व्स बनते हैं। पैराबोला हाइपरबोला जो भी बने, बनेंगे कुल मिला के कर्व्स। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन केवल लीनियर में बनती है। क्यों? लीनियर वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है लाइन। लीनियर लाइन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। अब 3 - 4x लीनियर है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर, तो दो आंसर्स कभी आ ही नहीं सकते ना, वो घूम ही नहीं ना कहीं। अब जैसे पैरा वाला घूम गया, घूम गया तो जो आंसर इधर दे रहा है तो आंसर दे रहा है। लाइन तो सीधी है, सीधी है तो एक आंसर देगी देगी। लॉजिक है। समझ आया? ओके। हाँ जी। तो है फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है? आर। और फिर क्या करते हैं बताओ? लेट कर। लेट क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू fx2। और अब इसमें से साबित कर दो कि x1 भी x2 के बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा। तो fx1 की वैल्यू बोलो विधि। fx1 की वैल्यू क्या आएगी? x1। कल भी यही गलती करी थी। मुझे एक एक स्टूडेंट की क्या क्या गलती है वो याद रहती है। कल भी आपसे fx1 की वैल्यू पूछी थी मैंने, फिर आपको बताया था fx अगर ये है तो fx1 क्या होगा? उस x को x1 से रिप्लेस करो ना। अगर fx वो है तो fx1 क्या होगा? उस x को x1 से रिप्लेस करो। fx2 क्या होगा? उस x को x2 से रिप्लेस करो। ठीक है। अब तीसरी बार नहीं होनी चाहिए गलती। तो fx1 क्या हो जाएगा? 3 - 4x1। fx2 क्या होगा? 3 - 4x2। अब इसमें से काटो पीटो, जैसे कि 3 से 3 खत्म। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बना? -4x1 इक्वल टू -4x2। नेक्स्ट स्टेप में -4 से -4 भी कटा, बचा क्या? 1 इक्वल टू। तो fx1 इक्वल टू fx2 मानने से x1 इक्वल टू x2 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रूव हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं है ना। सो द गिवन फंक्शन इज
एफ इज 1। अब देखो सारी नॉलेज चाहिए, कल मैंने बात करी थी ना कि नॉलेज बेस्ड तो है ही सही, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, बट डिसीजन मेकिंग बेस्ड भी है कि आप कौन से समय पे कैसा डिसीजन करेक्टली ले पाते हो, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अब यही सवाल मैं आधे नंबर का दूं तो ये भी नहीं करना, सीधा लिखना है वी नो दैट लीनियर फंक्शन इज ए वन वन फंक्शन। इतना भी नहीं पता है तेरे को लीनियर तो वन वन होता है, आधे नंबर में तो यही बोलोगे ना। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वन वन होता है, पता ही नहीं तो फिर कैसे करोगे। तो आपको ये भी आता है, बोलना भी आता है, ये साबित करना भी आता है, लेकिन अब डिसीजन आपको लेना है कि आधे नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है, दो नंबर का सवाल है, प्लस आगे कितना पेपर अभी आपका ड्यू है करना। मान लो चलो एक नंबर का भी सवाल है लेकिन आगे 6 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको फिर लिख के खत्म करो ना, 6 नंबर की रिस्क क्यों लेनी। ठीक है, तो वो डिसीजन आपको लेना एग्जाम से, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, राइट। अब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी भी तो चेक करनी है, बताओ सब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। होगा, ये फंक्शन होगा क्या, होगा, यानी कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, सारे नंबर ऑक्यूपाई होंगे। अब कैसे पता करेंगे ऑक्यूपाई होंगे या नहीं होंगे, बात ये है। तो हम क्या मान लेंगे, इसकी वैल्यू को y मान लेंगे, इसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे, y। तो ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू x की फॉर्म में, तो हम उल्टा करके x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे। समझ आया, देखो कैसे। सर्जेक्टिविटी के लिए हम गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं, पास करने के लिए, फेल करने के लिए तो यही चलेगा, फेल करने के लिए तो यही चलेगा, पास करने के लिए क्या मानेंगे, गिवन फंक्शन को y मानेंगे। लेट, पहले एक बार सर्जेक्टिविटी लिख दें ऊपर, तो फिर एक्स स्क्वायर में फेल हो जाएगी है ना। तो डू वन थिंग, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन ऐसा कैसा रह जाए, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में इसी को लिखेंगे वापस, क्या फायदा। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको y मान लेते हैं, ठीक है। लेट y इक्वल टू, जो भी लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 - x। तो ये y की वैल्यू हो गई, तो यहां से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, ये करना तो आता है ना बड़ी आसानी से। अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हो। आओ, तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले काम करो, -4x को उधर ले आओ, -4x इधर आके +4x, और y को उधर ले जाओ, ये क्या बना 3 - y। तो x की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ y बताओ, 3 - y डिवाइडेड बाय। अब आप सोचो कि y कोई भी रियल नंबर है, तो मैं कोई भी y यहां पे डाल सकता हूं क्या, और आंसर मुझे x एक रियल नंबर मिल रहा है क्या। अगर ऐसा है तब तो वो सर्जेक्टिव है, क्योंकि हर y के लिए x मौजूद है, हर इमेज के लिए प्री इमेज मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा कोई y है दुनिया में जिसको मैं यहाँ पे डालूं तो वहां पे रियल नंबर नहीं निकल के आ रहा हो, तब वो सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि वो इमेज, वो y वाला एलिमेंट छूट रहा है, वो किसी की इमेज नहीं बन रही है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ जो मर्जी है y डालो x मिलेगा आपको। प्रॉब्लम तो तब होती जब ये y नीचे होता, अब y की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, उससे x रियल नहीं मिलेगा, यानी कि 0 ऑक्यूपाई नहीं हो पाया वहां पे। समझ आया, बोलो समझ आया। यहाँ पे आप y 0 भी डाल दोगे, जैसे सपोज करो 0 भी डाल दिया तो भी आंसर 3/4 आ रहा है, वो भी रियल है। यहाँ पे y नेगेटिव डालो तो भी आ रहा है, पॉजिटिव डालो तो भी आ रहा है। लेकिन सपोज करो ये 4 - y नीचे होता, ऊपर नहीं होता, तो अब आप y की वैल्यू 4 नहीं डाल सकते, 3/0 बन जाएगा, यानी कि कोडोमेन में 4 वाला एलिमेंट छूटा हुआ है, और एक भी छूटा हुआ है तो फिर वो सब्जेक्टिव। तो ये तरीका है, समझ गए ना। ओके, तो यहाँ पे अब अपन कैसे करेंगे, हेयर फॉर एनी, ये पहले तो फंक्शन को उल्टा कर देना, उसके बाद लिखना हेयर फॉर एनी एक्स, नहीं एक्स नहीं भाई, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आर, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज एक्स, प्री इमेज एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर। कोई भी वाई ले लो, उसके लिए डोमेन आर में प्री इमेज मौजूद है ना।
सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू डालो यहाँ पे, क्या निकाली आपने बोलो। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। देखो एफ एक्स क्या है, ये तो जैसे अभी मैंने विधि को बताया कि एफ एक्स वन करना होता है, तो यहाँ एक्स वन है तो यहाँ एक्स वन कर देते हैं, एक्स टू करना होता है तो यहाँ एक्स टू तो यहाँ एक्स टू कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, एफ ऑफ दिस थिंग, एफ ऑफ दिस थिंग, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे ये दिस थिंग डाल देंगे, डालेंगे ना। तो थ्री तो एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, चार एज इट इज रहेगा, लेकिन गुणा जो एक्स एक्स की जगह क्या आएगा, ये वाली चीज, ये वाली चीज पूरी की पूरी, थ्री माइनस वाई बाय फोर। इसको सॉल्व करके वाई मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, वाई। अगर वाई नहीं मिले तो फिर या तो वो सब्जेक्टिव नहीं है और या फिर आपने गलती करी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई मिल गया क्या, चेक करो। फोर से फोर खत्म, क्या बचा, थ्री माइनस वाई, तो सॉल्व करेंगे तो थ्री माइनस थ्री कैंसिल आउट, और माइनस माइनस वाई यानी कि प्लस वाई। एफ एक्स क्या होती है, रेंज, वाई क्या होती है, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर आ गई, सो द गिवन फंक्शन इज सच। यह है सब्जेक्टिविटी पास करने का तरीका। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज एफ इज व्हाट, उसकी लैंग्वेज यूज करो। उसने क्या कहा था, वन वन एंड ऑन टू लिखो, फिर उसने आगे एक बाइजेक्टिव वर्ड भी लिखा था, तो दोनों हो गए ना ये। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स कटेंगे। उसने बाइजेक्टिव है या नहीं ये भी पूछा है, तो जब आपने दोनों चीज चेक कर ली तो ये भी लिखो कि बाइजेक्टिव है। ठीक है, द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब ये खत्म होता है। ओके, क्वाड्रेटिक अभी अभी मैंने कहा कि वन हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में, क्योंकि अब जैसे एक्स की वैल्यू में थ्री डालूंगा तो थ्री का स्क्वायर भी वो नाइन करेगा, और एक्स की वैल्यू में माइनस थ्री डालूंगा तो माइनस थ्री का स्क्वायर भी वो नाइन करेगा। तो इस एलिमेंट की वैल्यू सेम आ गई, तो प्लस वन जुड़ने के बाद भी सेम ही आंसर आएगा दोनों में। तो कोई भी क्रॉस एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें अपन, बोलो, ले सकते हैं ना। तो आ जाओ उसमें, इंजेक्टिविटी अब अपन फेल करेंगे। हियर द गिवन फंक्शन इज, the given function is f r to r is defined by fx equal to 1 plus x square। इंजेक्टिविटी फेल कर दो, फेल करने का तरीका वो जो हमने पहले किया था, दो क्रॉस एग्जाम्पल, एक क्रॉस एग्जाम्पल ले लो, कोई भी दो ऐसे नंबर सोच लो जो सेम आंसर देते हो, बोलो जल्दी से, बोलो, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, हाँ बोलो। टू और माइनस टू, तो हेयर टू कॉमा माइनस टू बिलोंग्स टू डोमेन आर। इंजेक्टिविटी पास हो या फेल हो स्टार्ट डोमेन से होती है, सब्जेक्टिविटी पास हो या फेल हो स्टार्ट को डोमेन से होती है। अब अपन क्या करेंगे, टू पे फंक्शन लगाएंगे और माइनस टू पे लगाएंगे। टू पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू का स्क्वायर, और माइनस टू पे लगाएंगे तो क्या होगा, वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर। करना, वन प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है, और वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, फाइव। तो दोनों सेम आ गए ना। हेयर एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, बट टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। अब सपोज करो ये रियल टू रियल की जगह जेड टू जेड कर दूं, तो ये भी वन वन बन जाएगा, क्योंकि फिर नेगेटिव नंबर हट जाएंगे। जेड टू जेड नहीं, नेचुरल टू नेचुरल कर दूं, एन टू एन कर दूं तो। ठीक है, तो अगर डोमेन को डोमेन के साथ छेड़छाड़ करो तो फिर देखना पड़ेगा। अगर डोमेन को डोमेन रियल है, यानी रियल का मतलब पूरा संसार होता है, रियल का मतलब सारा संसार है, तब ये मान के चलो क्वाड्रेटिक हमेशा मैनी वन, लीनियर हमेशा वन वन, फिर क्यूबिक हमेशा मैनी वन, फिर पावर फोर हमेशा वन, उल्टा बोल दिया मैंने, क्यूबिक हमेशा वन वन, पावर फोर हमेशा मैनी वन। जब जब इवन पावर आएगी तब तब मैनी वन, जब जब ऑड पावर आएगी वन। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन एफ इज नॉट वन वन कर दो, पीछे आओ। अब बताओ वन प्लस एक्स स्क्वायर सब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये भी बताओ। नहीं होगा तो एक ऐसा नंबर बताओ जो किसी की इमेज नहीं बनेगी, बोलो।
नेगेटिव नंबर आंसर नहीं आ सकता इसका, ऐसा कहना चाह रहे हो? अच्छा, जीरो किसकी इमेज बनेगी बताओ, इसका आंसर जीरो ला सकते हो क्या? तो इसका आंसर क्या, अच्छा इस आपने 11th क्लास में किसी फंक्शन की रेंज निकालना सीखा होगा, फाइंड द रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, उस फंक्शन में आंसर क्या क्या आ सकता है, किस कहां से कहां वेरी करेगा उसका आंसर, वही होती है रेंज। तो मैं कहूं कि इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, रेंज बताओ उसकी, बता सकते हो? सब्जेक्टिविटी चेक करना एक्चुअली रेंज बताने के बराबर ही है, दोनों क्वेश्चन का रिकवरी सेम है। सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं तो अपन रेंज ही तो निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि को डोमेन से मैच हुई कि नहीं हुई। तो इस फंक्शन की रेंज बताओ। जीरो से बड़ी सारे नंबर, यानी कि जीरो नहीं आ सकता, जीरो से बड़े सारे आ सकते हैं। तो इसका आंसर 0.5 ला के दिखा दो। बताओ एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे इसका आंसर 0.5 आए। नहीं, इसका आंसर 0.5 लाना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एक्स की वैल्यू 0.5 डाल के, रेंज पूछ रहा हूं। रेंज मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के इसका आंसर क्या क्या आ सकता है। तो इसका आंसर आपने कहा जीरो से बड़े सारे नंबर्स आएंगे, तो इसका आंसर आप मुझे 0.5 निकाल के दिखा दो, 1 + x² इक्वल टू 0.5 आ सकता है क्या कभी भी, ऐसे सोच के बताओ। आ सकता है? अगर 1 + x² 0.5 हो जाए तो x² क्या होगा बताओ, कितना होता है? 0.5 -1 0.5 ही होगा। तो अरे आधे में से एक गया, माइनस आधा बचा ना, -0.5। x² अगर -0.5 है तो x रियल है क्या? यानी कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो आप 0.5 ला सको। आ जाओ बैठो, आ जाओ। नहीं है ना? तो फिर इसकी रेंज बताओ। एक से बड़ा नंबर, वेरी गुड। एक भी आ सकता है, एक या एक से बड़ा नंबर। देखो, कॉमन सेंस लगाओ। फंक्शन क्या है, केवल मैनी वन 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 ऑन टू इंटू चेक करोगे तो फिर इतना तो स्कूल वाले ही बता देंगे आपको। नहीं लिखवा देते हैं, याद कर लो, ये वन वन है, ये मैनी वन है। ये एक्स्ट्रा चीजें ही डिस्कस करने आप कोचिंग आते हैं बेटा। और बोर्ड से तो बोर्ड्स में एक्स्ट्रा चीजें ही ज्यादा पूछी जाती है। x² की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो x² + 1 की मिनिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इस फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, 1 से छोटा नहीं आ सकता। तो 1 से छोटे सारे नंबर रह गए ना, इसलिए ये फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव हो गया। भाई नॉट सर्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन रहे कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर 3 कैसे आएगा? एक्स की वैल्यू √2 रखो। देखो कनिष्का, मुझे एक चीज बताओ, इसका आंसर 3 लाना चाहते हो ना? इसका आंसर 3 लाना चाहते हो ना? तो इसको 3 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालना सोचो ना, इतना आसान तो चीज है। x² क्या बना? 2। एक्स क्या बना? +और - √2। एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस √2 रख के इसको 3 बनाया जा सकता है। तो ऐसे रख के देखो ना, जो भी आप आंसर बनाना चाहते हो उसको उससे इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल के देखो, एक्स रियल मिला कि नहीं मिला। जैसे अभी उसने कहा 0.5 बना सकता हूं, तो 0.5 से इक्वेट करके देख लिया, बट उससे एक्स रियल नहीं मिला, दैट मीन ये 0.5 नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? ठीक है। तो 1 से बड़े सारे नंबर्स इसमें ऑक्यूपाई होंगे इस फंक्शन में, बट 1 से छोटे नंबर इसमें ऑक्यूपाई नहीं होंगे। तो लेट्स से मैं जीरो ही ले लेता हूं, जीरो भी आंसर नहीं आ सकता इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर जीरो बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, zero belongs to codomain R, but there does not lie any x belongs to domain R such that fx equal to, fx की वैल्यू क्या है बताओ एक बार, 1 + x²। देखो ऐसे करते हैं, 1 + x² इक्वल टू 0। अब आप यहां से जीरो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो नॉट रियल निकलेगी, निकलेगी ना? भाई आप 1 + x² को 0 बनाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि 0 कोडोमेन में है, तो जो कोडोमेन में है वो बनना चाहिए, अगर सर्जेक्टिविटी है तो पास हो रही हो तो। सो व्हाट आई राइट, x² इक्वल टू -1,
इट गिव्स मी व्हाट, x इक्वल टू, बोलो, प्लस और माइनस अंडर रूट -1, इसको अपन आयोटा भी बोलते हैं ना, प्लस और माइनस आयोटा, विच इज नॉट रियल, विच डज नॉट बिलोंग टू डोमेन आर। तो x जो मैंने निकाला वो डोमेन में है ही नहीं, तो डोमेन में वो है ही नहीं, दैट मीन्स को डोमेन में जो जीरो है वो ऑक्यूपाई नहीं होगा। अरे बैठ जाओ, 10th के शो में आपको 12th का मजा मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ, पठान 2 की टिकट दी और पठान 3 का ट्रेलर मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई? ये तो बढ़िया चीज है ना। बैठ जा तू भी इधर आके। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट नॉट ऑन टू, ओके, है ना। तो एक टिकट में अगला ट्रेलर मिल रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो इंटरवल की वो पॉपकॉर्न खाने जाना है। चलिए, जाओ, काफी है आज के लिए। ये सारे क्वेश्चंस अभी मैंने आपको मौका नहीं दिया लिखने का, तो आपका होमवर्क यही है कि 7 तक कर लिया हमने, तो सातों क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट होने चाहिए नोटबुक में। कल मैं नोटबुक चेक करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल स्कूल है।